वैसी सी ये बात कही जाती है कि आपके आने से मुस्लिम वोट भी बढ़ेगा। यही बात हम बीएसपी या समाजवादी या कांग्रेस से नहीं कहते। जब कई सीटों पर तीनों पार्टियों के उम्मीदवार मुसलमान होते हैं तो हमारे जहन में सवाल नहीं आता कि मुस्लिम वोट बढ़ेगा और दूसरी पार्टी का आदमी निकल जाएगा। लेकिन ओवैसी का कैंडिडेट अगर खड़ा होगा तो हम उनके पीछे लाठी लेकर पड़ जाते हैं। ये तो गलत है ना, या सही है? अगर आप मुसलमानों की कोई कौमी पार्टी बनाकर मैदान में आते हैं तो आप मुसलमानों के लिए नुकसान का सौदा करेंगे और उससे हिंदू कॉन्फ्रेंस पार्टियों को ही फायदा पहुंचेगा, जैसा कि हो रहा है। तो आप ये कहना, रोजनामा खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं हूं कासिम सैयद। आज के खुसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ हैं डॉक्टर कासिम रसूल इलियास। डॉक्टर कासिम रसूल इलियास का नाम एक जानी पहचानी शख्सियत का नाम है, उनके तारुफ की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान की मुस्लिम सियासत में 90 की दिहाई से सरगर्म और अब कौमी सियासत में कामयाबी के साथ कदम रखते हुए डॉक्टर कासिम रसूल इलियास मुल्क की मुख्तलिफ मिली, समाजी और विफाकी तंजीमों के रुकन रकीन और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सदर नशीन हैं। जेएनयू में तशद्दुद के बाद डॉक्टर कासिम रसूल इलियास की शनाख्त में एक और चीज़ जुड़ गई कि ये उमर खालिद के वालिद मोहतरम हैं। या यूपी की सियासत के हवाले से अगर कहा जाए तो उनके अब्बाजान हैं। अब्बाजान कौन इस्तेमाल करता है, किस लिए करता है, इससे आप लोग को भी वाकिफ हैं। डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब, रोजनामा खबरें में आपका खैर मकदम है। जी शुक्रिया। आप उमर खालिद साहब के वालिद हैं। उमर खालिद का नाम जुड़ने से मैं मौजूदा तनाजुर के हवाले से कह रहा हूँ, आपको सियासी फ़ायदा हुआ है या सियासी नुकसान हुआ है? देखिए, असल में अगर अवाम की बात देखेंगे तो सियासी फ़ायदा हुआ है, इसलिए कि उमर खालिद की पहचान एक एक्टिविस्ट के तौर पर हुई है। ऐसा एक्टिविस्ट जो जुल्म के ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ और इंसानी समाज के किसी भी तबके पर जुल्म ज़्यादती हो उसके खिलाफ खड़े होने वाली एक आवाज़ के तौर पे उमर खालिद का नाम जाना जाता है। लेकिन अगर आप फस्ताई और फ़िरकापरस्त ताकतों के तनाजुर में गौर करेंगे तो नुकसान हुआ है। लेकिन उमर खालिद जो है बेसिकली हिंदुस्तान में एक नई नस्ल के में एक अच्छे एक्टिविस्ट के तौर पर अब उनकी एक पहचान हुई है। और आप जानते हैं कि सीएए एनआरसी के जो लड़ाई चली थी पूरे मुल्क में, उसमें उमर खालिद शायद ही कोई मुल्क का इलाका ऐसा बचा होगा जहां उमर खालिद नहीं गए और उसी के पादाश में आज जेल में दिल्ली दंगों में यानी गलत तरीके से उनका नाम जोड़ा गया है, बेबुनियाद तरीके से, और तकरीबन 2 साल का अरसा हो रहा है कि वो आज जेल में है और उनकी अभी बेल की ऊपर सुनवाई जारी है। उमर खालिद के साथ एक नाम और था और दोनों नाम साथ साथ मशहूर हुए थे, कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार के ऊपर भी वही तकरीबन इल्ज़ाम थे जो आज उमर खालिद को पर इल्ज़ाम लगाए गए। कन्हैया कुमार ज़मानत पर हैं और आज मुल्क की एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं। गुज़श्ता दिनों उन्होंने उमर खालिद के हवाले से जो बयान दिया कन्हैया कुमार ने, आपको उसमें क्या लगता है? क्या वो एक अपॉर्चुनिटी की सियासत है या वो उमर खालिद के साथ अपना नाम जोड़ने की वजह से खुद को ये महसूस करते हैं कि शायद उनको नुकसान हो, या उनका नज़रिया बदल गया है? आप इसको किस नज़र से देखना चाहेंगे? देखिए, कन्हैया कुमार का नाम भी उसी वक्त आया था जो उमर खालिद का नाम आया था और वो जेएनयू के प्रोग्राम के ज़ैल में आया था। जेएनयू के प्रोग्राम में कन्हैया कुमार की बराह रास्त वाबस्तगी नहीं थी। वो चूँकि जेएनयू की स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट थे, इसलिए उन्होंने उस प्रोग्राम की हिमायत की। जब उमर खालिद के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो उन्होंने उसकी हिमायत की थी, तो उस पादाश में वो भी उसमें घेरे गए थे। लेकिन बहरहाल वो जेएनयू से कन्हैया कुमार भी, उमर खालिद भी पूरे मुल्क में मुतारिफ हुए थे और उसके बाद उन्होंने कई प्रोग्राम जॉइंटली किए थे। टेलीविज़न चैनल पे भी गए थे और यूट्यूब चैनल पे भी गए थे और उनके कई इंटरव्यूज साथ साथ लिए गए थे। वो हमारे घर भी आए थे और तो मैं ये समझता हूँ कि उमर खालिद और कन्हैया कुमार इस हैसियत से तो जाने जाते हैं कि वो जेएनयू के एक्टिविस्ट हैं और वो भी लड़ाई लड़ते थे ऐसे लोगों के खिलाफ, यानी ताल्लुक से जब जुल्म ज़्यादती होती है, और उमर खालिद की लड़ते। फ़र्क सिर्फ ये था, फ़र्क आइडियोलॉजी का था
फ़र्क जो था वो ये था कि वो कन्हैया कुमार एक पॉलिटिकल पार्टी के स्टूडेंट विंग के मेंबर थे और उमर खालिद किसी पॉलिटिकल पार्टी के स्टूडेंट विंग के मेंबर नहीं थे। अलबत्ता उमर खालिद का जो तारुफ बाद में और हुआ है वो सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर हुआ है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर हुआ है। उन्होंने जो है जितने आदिवासियों के खिलाफ और दलितों के खिलाफ और अक़लियतों के खिलाफ जितने भी कार्रवाइयाँ हुई हैं उसके खिलाफ वो खड़े रहे मैदान। और ख़ास तौर से ये जो एंटी सी ए मूवमेंट चली थी शाहीन बाग की और जामिया मिलिया इस्लामिया से, उस पूरी मूवमेंट के अंदर एक बड़ा यानी उमर खालिद का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, पूरे मुल्क में वो गए हैं तो ऐसे तो जान जाते हैं। जहाँ तक कन्हैया कुमार ने अपने आप को जो डिस्टेंस किया है उमर खालिद से, उसकी एक बुनियादी वजह मेरे समझ में आती है कि कन्हैया कुमार अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में गए हैं और उनको ऐसा लगता है कि उमर खालिद का नाम उनसे वापस होने से उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो बहरहाल ये इस हद तक कि अगर वो एहतियात करते कि ठीक है उमर खालिद और हम दोनों साथ में थे लेकिन अब मैं अलग हूँ, उमर खालिद अलग है, लेकिन उन्होंने ये कि पहचानने से इनकार कर दिया, तो ये तो जो गरीब बात है। क्या वो डर गए हैं? उनको लगता है कि उमर खालिद का नाम जोड़ने से वो, मुझे तो ऐसा लगता है। इसकी वजह ये कि जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था बिहार में, उन्होंने अपने तमाम साथियों को बुलाया लेकिन उमर को नहीं बुलाया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बहरहाल वो समझते हैं कि मुस्लिम आइडेंटिटी की वजह से एक पहलू वो भी हो सकता है मुस्लिम आइडेंटिटी, लेकिन जाहिर है कि जिस पार्टी में वो गए हैं या जिस पार्टी से लड़ा था उस पार्टी में मुसलमान मौजूद हैं और उनके अच्छे लीडर्स में मुसलमान मौजूद हैं। मेरा अंदाजा सिर्फ ये है कि वो ये समझते हैं कि उमर खालिद को यूएपीए लगा हुआ है, उमर खालिद को जो है यहाँ की जो फिरकापरस्त ताकतें हैं उन्होंने अपने निशाने पे ले रखा है, तो कहीं वो भी उसके जद में ना आ जाए। तो कन्हैया कुमार डर गए, मेरा ऐसा ख्याल है। देखिए दो बातें इसमें आती हैं। एक बात मैंने आपने खुद भी कही थी कि ये अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स है हमारे मुल्क की। आप देख रहे हैं कि सीए एनआरसी की मूवमेंट चली थी पूरे मुल्क में, एक आध पार्टी के अलावा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उसकी हिमायत नहीं की। मुस्लिम जमातें भी खुलकर नहीं आई थी उसमें, तो आपसे उन्हीं को पे क्यों ब्लेम कर रहे हैं? मुस्लिम जमातों जमात खुल के नहीं आई सफर नहीं, मैं इसकी शिकायत है नौजवानों को। वो ठीक है, मेरा अंदाजा ये है कि वो मुस्लिम जमातों ने, मैं बाज़ जमातों को जानता हूँ कि उन्होंने एक टैक्टिकल मूव के तौर पे उसमें वो खुलकर नहीं आए थे। उसकी वजह ये थी कि एक नई लीडरशिप खड़ी हो रही थी पूरे मुल्क में, नौजवानों की, खवातीन की, और उन पर कोई लेबल नहीं था कि किसी जमात या किसी सियासी नुक्ता नज़र से वाबस्ता है। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझता हूँ, चूँकि मैं भी वो सीए एनआरसी मूवमेंट के अंदर जो बनाई गई थी तंजीम, मुस्लिम तंजीमों की तरफ से, उसका मैं भी एक पार्ट था, अलायंस अगेंस्ट सीए एनआरसी मूवमेंट के नाम से। उसमें वो जमातें मौजूद थी लेकिन उन्होंने खुलकर अपनी आइडेंटिटी के साथ में इसमें शामिल न होना एक 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 उनका एक कहना चाहिए सोचा समझा फैसला था। लेकिन एकाध जमात के अलावा बाकी सब जमातों ने इस तहरीक की तारीफ की। नहीं तो खुल के क्यों नहीं आए? मुस्लिम नौजवान आज बहुत सारे उसी सिलसिले में जेलों में हैं, जो सेलिब्रिटी हो गए हैं, उनके नाम भी आते हैं, उनके मुकदमे का भी आता है, लेकिन उनके अलावा बहुत सारे नौजवान जेल में हैं, उनके बारे में कोई न कोई पूछ-गुछ है, न उनको कोई, उनके घर तक में कोई जाने वाला नहीं है। ये बात सही नहीं है। असल देखिए मेरी ज़ाती राय ये है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन हुई है कि तकरीबन वो तमाम लोग जो बेजा मुकदमात में गिरफ्तार हुए हैं उनके मुकदमे को देखा जा रहा है और वो सब मुस्लिम तंजीमें ही देख रही है, चाहे वो पीसीआर के जरिए से हो रहा हो, जमतुलबा के जरिए से हो रहा है, जमात इस्लामी के जरिए से हो रहा है। ये तमाम तंजीमें उनके मुकदमात की पैरवी कर रही है, उनकी कार्रवाई कर रही है। बाज़ अफराद ऐसे थे जिनके मसाइल थे, उनके घरेलू हालात में भी मदद करने की कोशिश की गई है। तो लेकिन सिर्फ एक मेरा ज़ाती ख्याल ये कि सीए एनआरसी मूवमेंट में खुलकर ना आना भी एक स्ट्रेटेजिक फैसला था। चलिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए टेक्टिकल फैसले की आड़ अगर ले रहे हैं तो मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। अब आप एक पॉलिटिकल पार्टी के सदर हैं, अगर आपसे उत्तर प्रदेश के मौजूदा इलेक्शन के बारे में बात ना की जाए तो ये आपके साथ भी जाती होगी और हमारे कारीन के साथ भी जाती होगी, हमारे नाज़रीन के साथ भी। आपने उत्तर प्रदेश में सरगर्म सियासत में हिस्सा लेने और इलेक्शन का हिस्सा बनने का एक फैसला किया। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव के साथ बकौल आपकी 5 मरहलों में मीटिंग हुई, 5 दौर हुए मीटिंग के, जो काफ़ी लंबे चले, लेकिन उन्होंने तो आपको तरखा दिया, खाली हाथ लौटा दिया। आप उसके साथ नेगोशिएशन करते रहे लेकिन नतीजा उसका सिफर रहा और आपको इसी तरह से कर दिया जैसे कि उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ किया और जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हमारा अपमान किया है। तो क्या अखिलेश ने आपसे 5 बार मिलने के बाद भी आपको अंगूठा दिखा दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया,
आप इसको अपना अपना अपमान नहीं मानते? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि हमने अखिलेश यादव से मुलाकात क्यों की थी। हमने अखिलेश यादव से मुलाकात इसलिए नहीं की थी कि हम कुछ सीटें उनसे मांगना चाह रहे थे। सीटें तो मांगी आपने, बता रहा हूँ मैं। हमने पहली मुलाकात में उनके सामने ये बात रखी थी कि हमारे नज़दीक सबसे बड़ा मसला ये है कि उत्तर प्रदेश से फस्ताई और फिरकापरस्त ताकतों को बाहर किया जाए। और हमने उनसे कहा कि हमें ऐसा लगता है कि आपकी जो स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी में कुछ हम मावनत कर सकते हैं। तो उन्होंने तफसील से हमारी बात सुनी और हमने उनके सामने कुछ सुझाव रखे थे जिसको उन्होंने मान लिया। मिसाल के तौर पर पहला सुझाव हमने उनके सामने रखा था कि आपकी ये पहचान बनी है कि आपका वोट बैंक वो यादव और मुसलमान है, और जब भी आपकी पार्टी पावर में आई है तो पावर के जो बेनिफिशियरी रहे हैं वो यादव ही रहे, बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं पहुंचा है। तो मैंने कहा इस बार अगर आप इस पहचान से जाएंगे तो आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। मेरी ज़ाती राय मैंने कहा ये है कि आप जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ की जो छोटी छोटी पार्टियां हैं और लेकिन उनका एक वोट बैंक है, वो एक पूरे समाज को रिप्रेजेंट करती है, आप ये तासुर दीजिए कि हमारे दरवाजे उन सबके लिए खुले और आप उनको लेना शुरू कीजिए। और मैंने ये भी कहा था कि कुछ ऐसी पार्टियां भी हो सकती है जो जिसकी क़यादत कोई मुसलमान कर रहा हो, वो भी आपके साथ में आ जाए, तो एक बड़ा मंच आपका नजर आएगा और इसलिए तासुर जाएगा कि आप सबको साथ लेके चलना चाहते हैं और आपकी हुकूमत बनेगी तो उसमें सबकी साझेदारी होगी। मेरी सर्विस को उन्होंने मान लिया और उसके बाद आप दिखाओ तो उसमें जो मैं नहीं कहता हूँ वो सिर्फ मेरी सर्विस की वजह से क्या हो, उनके जहन में भी रहा होगा, लेकिन मैंने पहली बार उनके साथ जो मुलाकात हुई थी उसमें ये तजवीज़ सामने रखी थी और उन्होंने इसको कबूल किया था, क्योंकि वो पहली मुलाकात तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात थी और उसमें बहुत सारे और पहलुओं बात हुई थी, लेकिन मैंने बतौर खास उनसे ये कहा था इंतखाबात के अंदर गुफ्तगू करना, बात करना, नतीजा मिलना ना मिलना, ये दोनों चीज़ें ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई कोशिश की और उसका कोई नतीजा निकल कर सामने आया तभी वो चीज़ फायदे में है। मेरे नज़दीक हमने जो कोशिश की थी, तो चुनाव तो लेन देन का समझौता होता है, इसलिए उस पर ज़्यादा लपेटने की हम उसूली तौर पर गए थे कि अखलाकी तौर पर गए थे। नहीं, देखिए हमारे नज़दीक चुनाव सिर्फ लेन देन का मसला नहीं है। जहाँ तक हमारा वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का, हम एक उसूली सियासत करने वाले लोग हैं। हमारे नज़दीक सिर्फ और सिर्फ ये नहीं था कि हमें सीट मिलनी चाहिए, एक पहलू था, एक पहलू, लेकिन और जो बहुत सारे पहलू थे उसमें यही था कि उत्तर प्रदेश की सियासत से फिरकापरस्त और फस्ताई ताकतों को बेदखल किया जाए। उनके जो नुकसान थे वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, दलितों के लिए भी है, आदिवासियों के लिए भी है, बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए भी है। वो तो सब लोग जानते हैं और बीजेपी के रहने से क्या है, लेकिन आप लोग जो हैं पिछले 30-40 सालों से गोल गोल घुमा रहे हैं मुसलमान को। कभी आपके लिए बीएसपी बड़ी अच्छी पार्टी हो जाती है, कभी कांग्रेस अच्छी हो जाती है, कभी समाजवादी पार्टी अच्छी हो जाती है, आज इसको वोट दे दो, अगले चुनाव में फलाने को वोट दे दो। लेकिन क्या है ये कब तक बेवकूफ बनाया जाएगा? कोई बेवकूफी बना रहा है किसी को, आपका कुछ स्टैंड ही नहीं है। 5 साल बाद तो अपनी हमारी पसंद बदल जाती है। देखिए, इंतखाबी सियासत के अंदर कोई एक स्टैटिक स्टैंड नहीं होता है कि आपने आज एक फैसला कर लिया और उसके 30 साल तक आपका मिलता क्या है उससे? नहीं, सुन तो लीजिए बात। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया बुनियादी तौर पर उस सूरत हाल से मिल्लत को या मुल्क को बाहर निकालने की कोशिश है। हम ये नहीं कह सकते कि आज हमने पार्टी कायम की और कल हम पूरे मुल्क के अंदर 543 सीटों पर कैंडिडेट खड़े कर देंगे या उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर खड़े। हम लोग जो है ना कोई ऐसा अहमकाना काम नहीं करते हैं जो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ हो। हमारा कहना सिर्फ ये है कि तदरीजन हमें कम्युनल, क्रिमिनल, अपॉर्चुनिस्ट और करप्ट पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्लेस करना है। वो वक्त आएगा। नहीं तो बीजेपी को यहाँ तक पहुँचाने में आप लोग कहीं जिम्मेदार नहीं है। मतलब उसको जिताओ जो बीजेपी को हराए। आप लोगों का एक ही फार्मूला रहा है, वो पार्टी 2 सीटों से लेकर अब 325 तक आ गई। हाँ। कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार नहीं है उसके? नहीं, हम लोग क्यों नहीं? कोई जिम्मेदार नहीं है उसके लिए। नहीं है? नहीं, सुनते लीजिए यार, बुनियादी तौर पर हिंदू वोट पोलराइज होता गया और आप जो है एक्सपोज होते चले गए। हिंदू वोट को पोलराइज करने में मुसलमान कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। पहली बात तो मैं बताना चाहता क्यों जब आप कहते हैं मुसलमान मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ, नहीं, हमने कभी नहीं कहा मुसलमान मुत्तहिद। बीजेपी को हराने का तो कहते हैं ना। नहीं, बीजेपी को हराने की बात हम सबसे कहते हैं, सिर्फ मुसलमानों से नहीं कहते, मुल्क के तमाम लोगों से कहते हैं। और यूँ कहते हैं कि बीजेपी, देखिए बुनियादी तौर पर देखिए हमारा मुल्क एक तकसीरी मुल्क है, एक प्लुरल मुल्क है। इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, दलित भी है, आदिवासी भी है और बैकवर्ड क्लासेस के लोग भी।
जो भी पार्टी इक़्तिदार में आना चाहे या इक़्तिदार की कोशिश करे वो सब के लिए काम करने की बात करेगी तो वो एक्सेप्टेबल होगी। लेकिन अगर वो कुछ ऐसे ये पोलराइज करेगी सोसाइटी को कि ये इनका वोट चाहिए, इनका वोट हम निकालेंगे, ये हम हिंदू मुस्लिम के अंदर सोसाइटी में बांटेंगे, तो कामयाब है नहीं, सुन तो लीजिए, वो कामयाब है वो या ना हो, आप देख लीजिए उसको। लेकिन मैं जो बात करने जा रहा हूँ अक्सर में, वो मुसलमानों ने या मुस्लिम तंजीमों ने जब भी कोई मैसेज दिया मुल्क के वोटर्स को तो सिर्फ मुसलमानों को एड्रेस नहीं किया, पूरे मुल्क को एड्रेस किया और पूरे मुल्क के बारे में सामने ये सवाल रखा कि ऐसी पार्टियों को इक़्तिदार में ना आने दिया जाए जो फस्ताई हो, जो फासीवादी हो, जो जमहूरियत को ख़त्म करने वाली हो, जो रूल ऑफ लॉ को ख़त्म करने वाली हो, जो इस मुल्क के दस्तूर में ही यकीन न रखती हो, ऐसी पार्टी। डॉक्टर साहब, ये सब लच्छेदार बातें हैं। आप लोगों को लिस्ट भी दिया करते थे कि ये हैं 50 लोग, ये हैं 100 लोग, इनको जिताइए। मगर अगर वो लिस्ट दिया भी करते थे तो वो लिस्ट किन लोगों की मुश्तमिल होती थी? वो किसी एक पार्टी के लोग नहीं होते थे, वो लोग होते थे जो जीतने की पोजीशन में होते थे। नहीं, लेकिन जब डॉक्टर कासिम रसूल इलियास इस तरह की अपील करेगा, एक मुस्लिम कम्युनिटी का नुमाइंदा करेगा, तो मैसेज तो वही जाएगा जो वो मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, कासिम रसूल इलियास ने ऐसी कोई अपील नहीं की, ना वेलफेयर पार्टी ने ऐसी कोई। आप जो बातों का हिस्सा रहे हैं वहाँ से हुई हैं। देखिए, इस वक्त तो आप मुझसे जो बात आप अगर इतराफ़ कर लें तो सारी बात खत्म हो जाएगी। नहीं, ये गलती हुई है। नहीं, ऐसी कोई गलती नहीं हुई है, मैं सिर्फ ये बता, ये तो हट धर्मी है। नहीं, हट धर्मी नहीं। आप समझने की कोशिश कीजिए, आप सामने ऑप्शंस क्या, हमें मत समझाइए, आप उन लोगों को समझाइए। हाँ, उनको ही समझाइए जो आपको कसूरवार समझते हैं। नहीं, कोई कसूरवार नहीं, आपसे मतलब मुस्लिम लीडर आप भी शामिल हैं उसमें। देखिए, पहली बात तो मैं बता रहा हूँ, आप 90 के दहाई से सियासत में हैं। ठीक है। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आपसे, आपके सामने ऑप्शंस क्या थे। देखिए, मसला ये कि आप हमारे सामने, पहली बात तो ये कि मैं ये महसूस करता हूँ कि पार्टीशन के बाद सियासी तौर पे हमारे मुसलमानों ने ये सोचकर इस मुल्क के अंदर अपना सियासी एजेंडा नहीं तय किया कि हमारा मुल्क है और इस मुल्क के भलाई के लिए, इंसानों की भलाई के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए हमें भी इंतखाबी सड़क के मैदान में आना चाहिए। अगर ये फैसला उसी वक्त किया गया होता तो आज हम बेहतर पोजीशन में होते। लेकिन बहरहाल आपको लगता है कि उस वक्त ये फैसला किया गया था कि मुसलमान किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा न लें और एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ जुड़े रहें, ये फैसला गलत था? यस, मेरे लिए गलत था। और जहाँ तक इसका ताल्लुक है सियासत का, सियासत में मैं महसूस करता हूँ, मेरी राय है कि अगर आप मुसलमानों की कोई कौमी पार्टी बनाकर मैदान में आते हैं तो आप मुसलमानों के लिए नुकसान का सौदा करेंगे और उससे हिंदू कॉन्फ्रेंस पार्टियों को ही फायदा पहुंचेगा, जैसा कि हो रहा है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो कुछ कर रहे हैं वो मुसलमानों के लिए तबाहकुन और नुकसानदेह है, उनको ये सब नहीं करना चाहिए और इसका नुकसान होगा मुसलमानों को आगे चल के? मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी या किसी फर्द को सामने तो सबसे ताकतवर नुमाइंदे मैं पार्टी के तो वही है। हाँ, ठीक है। मैं जो बात कह रहा हूँ वो बहुत बुनियादी बात है कि मुसलमानों को इस मुल्क में अपनी नाम से सियासी पार्टी बनाकर सिर्फ मुसलमानों के मसाइल बात करके अगर आप काम करेंगे तो वो उस तासुर को तक़वियत पहुँचाएंगे कि मुसलमानों को मुल्क से और इंसानों से, इस मुल्क के इंसानों से, उनके मफाद से, उनकी फलाह बहबूद से कोई खास दिलचस्पी नहीं है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने मसाइल से और अपनी ज़ात से दिलचस्पी, इस तासुर को पैदा करेंगे और इससे जो फ़िरक़ापरस्त ताकतें हैं वो फ़ायदा उठाएंगे, जैसा कि वो उठाती हैं। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, आपने बात कही, आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन एक फैसलाकुन मोड़ पर पहुंच चुका है, तमाम पत्ते खुल गए हैं, मुट्ठी खुल गई है और पूरा इलेक्शन 2004 की तरह साफ हो गया है कि क्या हो रहा है, क्या होगा। क्या ओवैसी फैक्टर इस इलेक्शन में कोई असर डालेगा या किसी का फ़ायदा या नुकसान करेगा या उसको कुछ फ़ायदा होगा? और देखिए, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उत्तर प्रदेश के हालात भी अब धीरे धीरे उसी रुख पे जा रहे हैं जिस रुख पे बंगाल के हालात गए थे। बंगाल के अंदर भी, वहाँ बिहार में भी किसी हद तक, मगर बंगाल में बहुत क्लियर कि मुसलमानों ने सिर्फ ओवैसी को नहीं बल्कि उन छोटी मोटी पार्टियों को भी जो वहाँ पे बहरहाल कुछ ना कुछ वोट अपना रखती थी, उनको भी उन्होंने नकार दिया। बल्कि सिर्फ मुसलमानों को नहीं, बल्कि उन्होंने जो दूसरी सेकुलर पार्टियाँ थी उनको भी निकाल दिया था, यानी चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टियाँ। और एकतरफा तौर पे बीजेपी को हराने के लिए, फस्ताई ताकतों से पाक रखने के लिए बंगाल को
उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के हाथ में वोट दिया था। मेरा अंदाजा ये है कि उत्तर प्रदेश के हालात में भी तकरीबन यही सिचुएशन जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हमारे पास से आ रही है पूरे उत्तर प्रदेश से, वो यही बता रही है कि बहुत सारी पार्टियां मैदान में हैं, लेकिन बिलाखिर मुकाबला जो है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी का होगा। लेकिन जो ओवैसी जो बात कहते हैं, जो दलाइल देते हैं अपनी बात के हक में, तो आपको नहीं लगता कि एक नौजवानों के बहुत बड़े तबके में उनकी अपीलिंग है? पहली बात। दूसरी बात ये है कि ओवैसी से ये बात कही जाती है कि आपके आने से मुस्लिम वोट भी बटेगा। यही बात हम बीएसपी या समाजवादी या कांग्रेस से नहीं कहते। जब कई सीटों पर तीनों पार्टियों के उम्मीदवार मुसलमान होते हैं तो हमारे ध्यान में सवाल नहीं आता कि मुस्लिम वोट बटेगा और दूसरी पार्टी का आदमी निकल जाएगा। लेकिन ओवैसी का कैंडिडेट अगर खड़ा होगा तो हम उनके पीछे लाठी लेकर पड़ जाते हैं। ये तो गलत है ना, या सही है? नहीं, पहली बात तो ये है कि ये आपका ख्याल कि भाई अगर ये किसी सीट के ऊपर में बीएसपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सब अपने कैंडिडेट मुसलमान देती है तो वहाँ हम ये कोशिश नहीं करते हैं कि मुसलमानों का वोट किसी एक के हक में जाए, ये बात सही नहीं है। वहाँ भी ये कोशिश होती है कि मुसलमानों का वोट बढ़ने ना पाए और किसी बढ़ता है। देखिए, बढ़ता तो भी बढ़ेगा। आप 2017 का देख लीजिए उठा के। नहीं, बढ़ता है मान लिया आपका, लेकिन मेरा अंदाजा ये है कि अब उत्तर प्रदेश का जो वोटर है वो भी खासा मैच्योर हो चुका है और इस बार के इलेक्शन में आप उसका नतीजा सामने देखेंगे। मेरा अंदाजा ये कि ये जो लोग महसूस कर रहे थे पहले कि ओवैसी साहब के आने से वहाँ मुसलमानों को बहुत बुरी तरह तकसीम हो जाएगा, मेरा अंदाजा है कि ऐसा नहीं होगा। और ओवैसी साहब को और सारे लोगों ने मशवरा दिया, हमारे लोगों ने भी मशवरा दिया था कि आप उन्हीं सीटों पर अपने कैंडिडेट दीजिए जहाँ से आप अपनी कैंडिडेट निकालने की पोजीशन में हो और आप पूरे 100 सीटों में जो आपने ऐलान किया है उन पर आप मत जाइए। लेकिन ज़ाहिर है कि उनकी पार्टी है, उनको इससे दिलचस्पी है कि हमारी पार्टी की ताकत बढ़े, वो कर रहे हैं जो कुछ करना है। लेकिन मेरा अंदाजा ये कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है बहरहाल वो बहुत सोच समझ कर फैसला करेगा और वो अपने वोट को तकसीम करेगा। डॉक्टर साहब, आप ऐसा लग रहा है कि आप ओवैसी साहब के बारे में बोलने में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात से काम ले रहे हैं। क्या आपको कुछ डर है, कोई परेशानी है, या आप बोलना नहीं चाहते? आप तो बहुत सच्चे आदमी हैं, बहुत बेबाक तरीके से बात करते हैं, उसूली सियासत करते हैं। नहीं, मैंने देखिए ओवैसी की सियासत फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह, ये बता दीजिए। हाँ ना? देखिए, मैंने हाँ का जवाब है सिर्फ। नहीं, सुनिए, मैंने आपको बहुत क्लियर कट बात कही है। मैंने ये कहा कि मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या मुस्लिम कौमियत के नाम पर जब भी आप यहाँ सियासत करेंगे वो हमारे लिए नुकसानदा होगी और हिंदू फिरक़ों के लिए फायदा होगी। और ऐसा नहीं। अब आप ये क्यों कहना चाह रहे हैं फलां पार्टी और फलां शख्सियत? ये एक उसूली बात है जो कर रही है उसका नाम तो लेना चाहिए। ये उसूली बात है, ये तो डर की बात है। आप लेना नहीं चाह रहे, आप चाहते हैं ताल्लुकात खराब होंगे। ताल्लुकात, देखिए ये बात भी मेरे कहना काफी है। मैं जो बात कह रहा हूँ आपसे, ये बात का मुस्लिम सियासत के तौर पर काम करना गलत है। कोई भी पार्टी मुसलमानों के लिए काम करे, ओपनली मुस्लिम कौमियत को बुनियाद बनाए, चाहे वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन क्यों ना हो, चाहे वैसी साहब क्यों ना हो, चाहे वैसा क्यों ना हो, अगर वो मुसलमानों की कौम परस्ताना सियासत करेंगे तो हिंदू कौम परस्ती को फायदा होगा। तो ये थे डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब, जिन्होंने हर टेढ़े सवाल का बहुत सीधा जवाब दिया। हमारी इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में आपसे गुजारिश है कि आप रोज़नामा खबरें के फेसबुक पेज को लाइक करें, उसको फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।